Now we'll start with the accounting equations practice session. Okay, so accounting equations में क्या मैं एक क्वेश्चन दूंगी, उसका एसेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लायबिलिटीज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है? देखो, बैलेंस शीट की दो साइड्स होती है, जिसमें एक साइड आप लायबिलिटी और कैपिटल लिखते हो और दूसरी साइड आप एसेट्स लिखते हो। तो एसेट्स शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब जैसे one started business with रुपीज 10,000। अब मुझे ये बताओ, बिजनेस में पैसा आया है, और जब भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम कैपिटल भी बोलते हैं। तो एक साइड कैश बढ़ा और एक साइड कैपिटल बढ़ा। फर्स्ट मैं तुम्हारे लिए करके दे देती हूँ। स्टार्टेड बिजनेस में 10,000, कैश बढ़ा, कैश एसर्ट है तो एसर्ट में प्लस 10,000 हो गया। कैपिटल बढ़ा प्लस 10,000 हो गया। और तुम देखो ना, तुम्हारा ये इक्वेशन हर बार टैली होना चाहिए। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, इसमें कुछ भी नहीं है, प्लस कैपिटल। तो 10,000 इक्वल टू 10,000, ये तुम्हारा बैठ गया। तुमको समझ में आ रहा है? 10,000 इक्वल टू 10,000, ये तुम्हारा बैठ गया। अब ये तो मैंने स्टार्ट करके दिया, अब आगे इसको तुम लेके जाओ। हर बार हर बार हम लोग पहले टोटल करेंगे। तो ये यहाँ 10,000 से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर ये 10,000 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये हमारा टोटल है 10,000 इक्वल टू 0 प्लस 10,000। अब नेक्स्ट मैं बोल रही हूँ परचेज गुड्स वर्थ 8,000 ऑन क्रेडिट। अब पहले शांति से सोचो क्या होगा। परचेज गुड्स वर्थ 10,000 ऑन क्रेडिट, उधार में सामान खरीदा गया है। परचेज गुड्स वर्थ 10,000 ऑन क्रेडिट। गुड्स या सामान हमारा लायबिलिटी इंक्रीज होगा। हाँ, तो गुड्स हमारा एसर्ट होता है। तो एसर्ट होता है तो एसर्ट बढ़ेगा। सबसे पहले तो 8,000 से तो एसर्ट को बढ़ाओ क्योंकि गुड्स बढ़ेगा। अच्छा, उधार में सामान खरीदा है तो क्रेडिटर्स को पैसा भी तो देना पड़ेगा ना। तो जब क्रेडिटर्स को हमको वो पैसा देना पड़ता है, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी भी 8,000 से इंक्रीज होगी। तो यहाँ प्लस 8,000 करो, ठीक है। और यहाँ पर 0 है तो 0 करो। और ये सॉल्व करने के बाद वापस से बैलेंस नीचे लेके आओ। 10 प्लस 8 18,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 8 8,000 प्लस ये 10 प्लस 0 10,000। तो मेरा इक्वेशन बन रहा है 18,000 इज इक्वल टू 18,000, मतलब मैं सही कर। नेक्स्ट थर्ड। मैम लेकिन अमाउंट 10,000 है 8,000? कौन सा 10 या 8? यहाँ पर लायबिलिटीज अपने लेफ्ट में अपने क्वेश्चन में 10,000 लिखा है। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 10,000, इसको 8,000 कर। परचेज गुड वर्थ रुपीज 8,000 on credit. Okay, now paid salaries to staff. सैलरी पे की स्टाफ को 2,000 रुपए। अब एक बात बताओ, सैलरी पेमेंट करना है या तो कैश से करूंगी या तो बैंक से करूंगी, क्योंकि वर्ड यूज क्या है, पेड। पे किया है मैंने, तो मेरा एसेट्स कम होगा। 2,000 से लेस करो 2,000। अभी सैलरी पे करते हैं, एक्सपेंस है। तुम्हारा जो प्रॉफिट होता है तो वो तुम्हारा ये बढ़ाता है कैपिटल, और जब एक्सपेंस होता है तो उसको नीचे लाते हैं। तो खर्चा करने से कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा, ये बताओ। घटेगा मैम। घटेगा, तो कैपिटल में तुमको माइनस 2,000 भी करना पड़ेगा। हमेशा इक्वल टू का दोनों साइड हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पेड सैलरीज टू स्टाफ, कैश से कम किया 2,000, और कैपिटल एक्सपेंस है पेमेंट किया ना, तो माइनस किया तुमने 2,000। वापस से इफेक्ट डालो, 18 माइनस 2 16 इक्वल टू 8,000। यहाँ पर तो कुछ था नहीं, 0। और यहाँ पे 10,000 माइनस 2 8,000।
8,000 प्लस 8,000 इज 16,000। तो ये हमने किया। उसके बाद नेक्स्ट इंट्रोड्यूस्ड 20,000 by selling our car। मतलब मैंने मेरे खुद की घर में जो कार पड़ी थी वो बेच दी, और उससे मैंने इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में 20,000 रुपया। अब तू घर से कार बेच के पैसा ला, तेरा कंप्यूटर बेच के पैसा ला, या फिर जो घर में कैश पड़ा है वो पैसा ला, घर के सेविंग अकाउंट बैंक अकाउंट से तुम बिजनेस के करंट अकाउंट में पैसा लाओ, कहीं कुछ भी चीज घर से तुम बिजनेस में ला रहे हो तो वो कैपिटल ही है। तो 20,000 रुपए मैंने मेरा पुरानी गाड़ी बेची, जो पैसा आया बिजनेस में लगाया। इट इज एज गुड एज कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। अब पैसा आ रहा है, पैसा एसर्ट्स है, तो एसर्ट्स में मैं ऐड करूंगी 20,000, ठीक है। और मेरे बिजनेस का पैसा बढ़ा है तो कैपिटल में ऐड करूंगी मैं 20,000। ये अच्छा था, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कार की एंट्री करने लग जाते हैं, रॉन्ग है वो। और लाइबिलिटी में कुछ हुआ नहीं, तो मैं क्लोज करूंगी अभी 20 प्लस 16 36,000 इक्वल टू 8,000 प्लस 28। हर बार चेक कर लो, 36 इज इक्वल टू 8 प्लस 28 36, मतलब मेरा सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसी का कंटिन्यूएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज क्या होता है? डेप्रिसिएशन इंटरनल होता है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, राइट? फिक्स एसेट्स का वैल्यू कम कर देना, दैट इज डेप्रिसिएशन ड्यू टू यूज, इफ्लक्स ऑफ टाइम, वेयर एंड टेयर, चेंज इन टेक्नोलॉजी। मेरे बिजनेस के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। क्या करो अभी डेप्रिसिएशन चार्ज का? बोलो। एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करनी होगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, जब एक्सपेंस है तो मेरा प्रॉफिट तो वो कम करेगा ही ना। तो एक्सपेंस है, प्रॉफिट कम करते ही, तो यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन चार्ज 1,000 है। और जो भी एसेट्स की वैल्यू उसको कम करता है, तो एसेट्स की वैल्यू को भी मुझे कम करना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है इसलिए वो कैपिटल को भी कम करेगा। तो यहाँ पर आएगा -1,000 एंड कैपिटल में भी -1,000। ये पॉइंट नहीं समझा है तो तुम बोल सकते हो मुझे कि बस एक बार नहीं समझा है, और समझा है तो बहुत अच्छी बात है। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। जब भी एक्सपेंस होता है तो कैपिटल कम होती है, और वो डेप्रिसिएशन से 10,000 की, मान लो कोई मशीन थी, 1,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, तो मशीन 9,000 की ही बची है, एंड मशीन इज एन एसेट, तो एसेट का वैल्यू भी नीचे आया। तो 36 माइनस 1 कितना होगा? ये 35 इक्वल टू 8,000, यहाँ जीरो ही है, 28 का प्लस -1 प्लस 27,000। ये समझ में नहीं आया तो पहले क्वेश्चन पूछो, फिर आगे जाते हैं। समझा मैं। ओके, नेक्स्ट सम करते हैं। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब यदि वो बोल रहा है
started business with cash 50,000, goods 40,000, creditors 10,000। अब यदि इस तरह का क्वेश्चन है तो बिजनेस उसने चालू किया है और देखो कैश 50,000, एसेट 50,000 ही है ना, कैश इज एन एसेट, गुड्स 40,000, गुड्स भी एसेट है, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होता है, Liability. लायबिलिटी होता है ना। तो एसेट्स में कैश का मैंने लिखा 50,000, मैंने गुड्स का कितना लिखा 40,000, दैट इज 50 प्लस 40 इज 90,000 इक्वल टू लायबिलिटी का 10,000 है एंड एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मुझे लायबिलिटी ढूंढनी हो तो क्या होगा, वो एसेट्स कैपिटल को इस साइड लेके जाओ इक्वेशन के, एसेट्स माइनस कैपिटल। तो मुझे बताओ ना कैपिटल कितने का होगा, 80,000। हाँ 90 माइनस 10 80,000, ये इस तरह से कर देगा और फिर इसको नीचे लेके आ 90,000 इक्वल टू 10,000 प्लस 80,000। तो यदि एक से ज्यादा चीज से बिजनेस स्टार्ट किया हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एसेट है उसको एसेट में डाल देंगे, जो लायबिलिटी है उसको लायबिलिटी में डाल देंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके उसको कैपिटल में डाल देंगे। बात समझ में आई? यस मैम। हाँ miss. ओके यदि वो बोल रहे हैं पेड रेंट इन एडवांस, रेंट पे करने से मेरा पैसा जाता है, पैसा जाता है तो वो एसेट है, मान लो पेड रेंट इन एडवांस 10,000 है, रेंट पेड इन एडवांस 10,000 है। अब एक बात बताओ, पैसा तो गया तो यहाँ पे कैश का माइनस करना पड़ेगा 10,000। पेड रेंट इन एडवांस को हम और क्या बोलते हैं, प्रीपेड रेंट, पहले दे दिया ना समय से, अच्छी बात है, वो भी तो एसेट है, प्रीपेड रेंट। तो जब प्रीपेड रेंट खुद एक एसेट है तो अब मैं क्या करूं, इतना प्रीपेड रेंट खुद एक एसेट है ना, मैंने रेंट पे किया तो मेरा कैश माइनस हुआ, तो मैंने कैश एसेट होता है एसेट में से माइनस कर दिया। प्रीपेड रेंट, रेंट पेड इन एडवांस इज इटसेल्फ अ करंट एसेट, तो वो करंट एसेट बढ़ गया तो ये 10,000 यही ऐड होगा, रेंट पेड इन एडवांस इज ऑल्सो एन एसेट, तो एसेट में से ही माइनस हुआ, एसेट में से ही प्लस हुआ, माइनस 10,000 प्लस 10,000 इफेक्ट आया 0, तो सेम आएगा वापस। यहाँ पे लायबिलिटी और कैपिटल में कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, 90,000 माइनस 10 प्लस 10 वापस 90 इक्वल टू 10 प्लस 80। मतलब मेरे ये पॉइंट लेने का मतलब ये है ऐसा भी एडजस्टमेंट हो सकता है जो एसेट में ऐड हो और एसेट में लेस हो जाए और लायबिलिटी और कैपिटल पे कोई फर्क ही ना पड़े, ऐसा हो सकता है, इट्स पॉसिबल। ओके नेक्स्ट इज परचेज हाउसहोल्ड गुड्स। क्या है ये हाउसहोल्ड गुड्स का मतलब क्या है? तो ये ड्राइंग हो गया। हाँ ड्राइंग हो गया ना, घर का सामान खरीद रहे हो बिजनेस के पैसे से, अरे ड्राइंग बोलते हैं इसको। तो जब ड्राइंग है तो कैपिटल को लेस होना ही पड़ेगा, और हाउस होल्ड गुड्स खरीदे हैं तो बिजनेस का कैश भी तो तुम साफ कर गए, तो कैश इज एन एसेट। तो परचेज हाउस होल्ड गुड्स, यदि मान लो ये भी 10,000 ही है तो पैसा तो तुमने बिजनेस का लगाया है ना, तो यहाँ पे माइनस 10,000 करो एंड कैपिटल भी तो कम कर गए, ड्राइंग से कैपिटल कम होती है, ड्राइंग इज मनी विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग करने से कैपिटल कम हुई, तो नेट इफेक्ट क्या पड़ा मेरा, ये 90 माइनस 10 80 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 80 माइनस 10 70,
ठीक है, आया ना? अरे कुछ तो बोलो यार। मैम ओके, चलो, डिपॉजिटेड 20,000 इन बैंक। कहाँ से पैसा उठा के डिपॉजिट किया? जब ऐसा क्वेश्चन होता है, जो मेरे गल्ले का, जो मेरे बिजनेस का, जो मेरे कैश बॉक्स का कैश था, वो मैंने उठा के 20,000 बैंक में डाल दिया कि क्यों रखू ना, 20 इकट्ठा हुआ है, चलो बैंक में डालो। तो मैंने बैंक में, मेरे बैंक में पैसा बढ़ेगा और मेरा कैश कम होगा। जब एक साइड कैश और एक साइड बैंक होता है तो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो बैंक बढ़ा क्योंकि बैंक में पैसा डाला है, कैश कम हुआ। कैश और बैंक दोनों ही ऐसा होते हैं, तो एक में बढ़ रहा है, दूसरे में लेस हो रहा है। तो बैंक में पैसा गया, डिपॉजिटेड 20,000 इन बैंक, तो बैंक का 20,000 ऐड करो, बैंक का 20,000 ऐड करो, और लेस क्या करोगे? कैश से 10,000 लेस करोगे। कैश भी तो एसआरटी है, तो मतलब ये बेसिकली घर की बात घर में, यही 20 ऐड हुआ, यही 20 लेस हुआ कैश। लाइबिलिटी और कैपिटल शांत बैठे, तो 80 प्लस 20 माइनस 20, 80,000 इज इक्वल टू 10,000 plus 70,000. Did you understand this contra entry? Anyone not understood? You have the right to ask children. पूछ सकते हो तुम। समझा मिस। Okay. Next is goods destroyed by fire. आग मिस लगी। ये वाला समझा। एक हाँ, बार ये जो पेड रेंट इन एडवांस था वो वापस बताओगे, माइनस प्लस कैसे हुआ? ठीक है, ठीक है। पेड रेंट इन एडवांस, देखो दो बात हो सकती है। या तो आप अपने, देखो मेरा जो साल होता है वो तो 12 महीने का ही है। यदि मैंने 12 महीने में कुछ खर्चा ड्यू तो हो गया, 12 महीने का खर्चा मुझे 12 महीने का लिखना ही पड़ेगा। एक मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है कि इस साल के एक्सपेंस को इस साल के रेवेन्यू से मैच करो। एक नंबर लाइन में मैं डालती हूँ 12 मंथ्स ऑफ माय अकाउंटिंग ईयर, माय फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अभी द पॉइंट इज, मैंने मान लो 1,000 रुपया एक महीने का रेंट होता है, तो मैंने क्या किया, 12,000 पूरे साल का होना चाहिए था, मैंने 15,000 पे कर दिया। तो 3,000 डज नॉट बिलोंग टू दिस ईयर। आई हैव पेड रेंट इन एडवांस, लेकिन रेंट एडवांस में पे किया, मेरा कैश गया, मेरा कैश गया, कैश इज इन एसर्ट, तो मैं कैश को लेस करूंगी। एंड प्रीपेड रेंट, इस साल का खर्चा ही नहीं, तो भी इस साल पे कर दिया। मतलब मुझे अगले साल के 3 महीने वो खर्चा पे नहीं करना है, मैं तो पहले से पे करके बैठी हूँ। तो रेंट पेड इन एडवांस, दैट इज प्रीपेड रेंट, इज ऑल्सो इन एसर्ट। तो कैश का माइनस किया और प्रीपेड रेंट जो एसर्ट है उसका ऐड किया, तो दोनों बात घर में ही हो गई। अब मान लो कि है ना कोई रेंट, चलो मैं नेक्स्ट वो एग्जांपल में ले लूंगी, आउटस्टैंडिंग रेंट वो भी लेती हूँ। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 5,000 का सामान जला फायर से, नाश। मैम एसेट और कैपिटल दोनों से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, लॉस है भाई। एनी एक्सपेंसेस और लॉसेस हमारे कैपिटल को कम करते हैं, प्रॉफिट्स एंड गेन्स हमारे कैपिटल को ऊपर चढ़ाते हैं। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, सामान जल गया ना, जल गया तो मेरा कैपिटल तो लेस होना ही है। और गुड्स क्या होते हैं? एसर्ट होते हैं, राइट? एसर्ट भी जल के साफ, तो एसर्ट को भी माइनस करो ना, फाइव। एक बात याद रखना, फिर से बता रही हूँ, रेंट पेड इन एडवांस, प्रीपेड रेंट, रेंट पेड इन एडवांस पहले दिया, इज एन एसेट। और ऐसा पैसा पेमेंट करने से मेरा कैश कम हो जाता है, तो कैश इज ऑल्सो एन एसेट, इसलिए एसेट में ही लेस किया। एंड प्रीपेड रेंट एसेट है वो बढ़ा, इसलिए एसेट में ऐड किया। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? सबको आया क्या? हाँ मिस समझा। ओके, 70 minus 5, 65. 65,000 plus 10, 75 equal to 70.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या करते हैं आप लोग। सोल्ड गुड्स costing 20,000 for a profit of 5,000। 20,000 का सामान 25,000 में बेच दिया, बेसिकली यही हुआ है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। अब क्या करूं आप बताइए। चलो ट्राई करो, रॉन्ग ट्राई करने को कोई मैम हाँ बोल बोल जी। मैम एसेट में से -20,000 करेंगे। मेरा गुड्स जा रहा है बाहर 20,000 से, तो -20,000 मैंने ये गुड्स का किया है, ठीक है। अब और कैपिटल में 5,000 ऐड करेंगे। मैंने प्रॉफिट कमाया। जब लॉस के टाइम या एक्सपेंस के टाइम कैपिटल को कम करती हो, आप प्रॉफिट हुआ तो ऐड भी तो करो भाई। +5,000 यहाँ पे प्रॉफिट का कैपिटल में ऐड कर दिया। और क्या करूं अभी, अब और क्या करूं। सामान बेचा कितने में, अगले इंसान जिसको मैंने सामान बेचा होगा उसको मैंने 25,000 में सामान बेचा है। 20,000 मेरी कॉस्ट, 5,000 मेरा प्रॉफिट, 25,000। यहाँ पे कहीं नहीं बोला कि कैश में सामान बेचा है, तो मैंने उधार पे सामान बेचा होगा जिसको मैं क्रेडिट सेल्स करती हूँ। दैट इज आई सेल माय गुड्स ऑन क्रेडिट टू द पार्टी। दे आर नोन एज डेटर्स। डेटर्स ना। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको मैं सामान उधार पे बेचती हूँ और मुझे उनसे फ्यूचर में पैसा लेना बाकी है। डेटर्स क्या होता है, एसेट होता है, लायबिलिटी होता है, कैपिटल होता है। क्या होता है डेटर्स? डेटर्स एसेट होता है और डेटर्स 25,000 से बड़ा है, तो यहाँ ऐड करो 25,000 फॉर डेटर्स। ऐड करो 25,000 फॉर डेटर्स। तो अब ये देखो 75 -20 +25 कितना हो रहा है ये, तो यहाँ तो 5,000 का ही फर्क, प्लस में 5 आया ना। 75 + 5 80,000 इक्वल टू 10,000 प्लस 65 + 5 70। समझा क्या? ये वाला लास्ट वाला किसी को नहीं समझा तो आप बोलिए ना। कैन आई इरेज? यस मैम। Yes, ma'am. ओके ओके। अभी वो लोग एक एक पूरा अकाउंटिंग साइकिल होता है कि हम लोग ना सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, फिर उसके बाद उसको ना पोस्ट करते हैं लेजर में। लेजर में पोस्ट करने के बाद जो लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं उसको हम लेके बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस से हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। इसका ट्रायल बैलेंस में जो फिगर होते हैं उसको लेके हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट। वो पूछते हैं हाँ अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है।
तो ये बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालते हैं एंड डायरेक्ट इनकम, फैक्ट्री के खर्चे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम लिखा जाता है। बैलेंस शीट, वो लोग पूछते हैं ये लाइन एग्जाम में, बैलेंस शीट ये क्या दिखाते हैं? शोज द, और बैलेंस शीट क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट, लिखो इट इज अ स्टेटमेंट, इट शोज, of assets and liability. it shows the financial position of the business। क्या रिकॉर्ड करता है? इट रिकॉर्ड्स assets, liabilities and capital of the business, जो अभी अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था, ऑफ द बिजनेस। एग्जाम में कई बार वो भी पूछ लेते वो कि जर्नल क्या होता है, व्हाट इज अ जर्नल। तो जर्नल क्या होता है ये देखो, जो जर्नल एंट्रीज हम ये सीख ही रहे थे ना कि ये डेबिट करेंगे ये क्रेडिट करेंगे, क्या होता है। तो जर्नल इज अ बुक ऑफ अकाउंट, जर्नल इज अ बुक ऑफ अकाउंट। क्या दिखा रहा है ये? इन विच all types of day-to-day transactions are recorded, in which सारे हर दिन जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सब रिकॉर्ड होंगे। in which all types of day-to-day transactions are recorded कैसे ऑर्डर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है? जो पहले हुआ वो पहले लिखो। इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एंड एग्जाम में वो लोग ये भी पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय नरेशन। जब आप जर्नल एंट्री बनाते हैं कि क्या चीज आपको डेबिट करना है, क्या चीज आपको क्रेडिट करना है, तो आप नीचे ब्रैकेट में नरेशन लिखते हैं। व्हाट इज नरेशन? एक्सप्लेनेशन टू द ट्रांजैक्शन, explanation to the transaction written just below the accounting entry। ओके, एक और चीज आपकी नॉलेज के लिए, जो टैक्स हम भरते हैं, ठीक है, फूड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? जीएसटी। यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेवी कौन करता है? ये लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जीएसटी कब इम्पोज हुआ था? 2017, ईयर भी ध्यान रखो, 2017। एंड एक और जस्ट एक क्वेश्चन, फोलियो का मतलब क्या होता है? फोलियो का क्या मतलब होता है? फोलियो का मतलब नहीं पता है? पेज नंबर। हाँ, Page number. नंबर।
ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ जो कि आपको इनका आंसर, मतलब मैंने इधर पूछा और इधर आंसर आपको आना चाहिए। देन वो ये भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द अदर नेम फॉर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। जर्नल को एक और चीज बोलते हैं, सब्सिडियरी बुक्स। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री इज जर्नल। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का दूसरा नाम। अच्छा वो ये भी पूछ लेते हैं, द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल इज नोन एज, द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इज नोन एज। बुक कीपिंग। आंसर इज जर्नलाइजिंग। जर्नल में रिकॉर्ड करना जर्नलाइजिंग। ओके एक और क्वेश्चन, प्लीज अपना माइक बंद करो। माइक बंद करो प्लीज। द फ्रेंच वर्ड फ्रॉम विच द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड। French word from which the word journal is derived. Answer is J-O-U-R. This is a French word. French word from which journal is derived is J-O-U-R. Jour. Page number of ledger, ledger folio. Page number of journal, journal folio.